नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। आज हम पढ़ेंगे केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध। 11th वालों के लिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट 12th वालों के लिए, और जो केमिस्ट्री पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। केमिकल बॉन्डिंग, रासायनिक बंध क्या होते हैं ये पढ़ेंगे, कैसे ये बंध बनता है ये पढ़ेंगे, किस किस प्रकार का ये बंध होता है ये पढ़ेंगे। छोटी सी वीडियो रहेगी, बेसिक तौर पे इसको पढ़ाया जाएगा, लेकिन इतना ही जानने के बाद केमिकल बॉन्डिंग को यानी रासायनिक बंध को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। रासायनिक बंध क्या है, क्यों है ये भी हम पढ़ेंगे। तो सिंपल एक बात सोचते हैं इसको समझने के लिए, रासायनिक बंध होता क्या है। आप इतना तो जानते हैं ना कि हाइड्रोजन जब बोल रहे हैं, हाइड्रोजन गैस बोल रहे हैं तो H2 लिख रहे हैं, क्लोरीन गैस बोल रहे हैं तो Cl2 लिख रहे हैं, आयोडीन बोल रहे हैं तो I2 लिख रहे हैं, सल्फर बोल रहे हैं तो S8 लिख रहे हैं, नमक बोल रहे हैं NaCl बोल रहे हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 बोल रहे हैं। सिर्फ कार्बन बोलेंगे तो C है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहे हैं तो CO2 बोल रहे हैं। ये क्या है भाई? ऑक्सीजन O2, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, ये क्या है? सिंपल एक बात करते हैं कि हाइड्रोजन H2 ये क्या है। इसका मतलब ये होता है कि दो परमाणु, हाइड्रोजन है ये एक हाइड्रोजन परमाणु, ये है हाइड्रोजन परमाणु दूसरा, दो हाइड्रोजन परमाणु आपस में जुड़ गए हैं इस तरह से। तो इसके बीच एक दूसरे को जोड़ने के लिए जो बल लग रहा है, आकर्षण बल, एक दूसरे को आकर्षित करके जोड़ा हुआ है, इसी बल को हम कहते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध जिसको केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं, रासायनिक बंध एक्चुअली होता है तीन प्रकार का। एक कहलाता है आयनिक बंध, दूसरा कहलाता है सहसंयोजी बंध, और तीसरा कहलाता है उपसहसंयोजी बंध। तो बंध हुआ तीन प्रकार का। तो सबसे पहली बात तो यह समझ में आया, किसी में भी अगर मैं NaCl बोल रहा हूं तो Na और Cl एक दूसरे को आकर्षित करके रखा, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो क्यों जुड़ा हुआ है? और जो जुड़ा हुआ है, जो आकर्षण है, उस आकर्षण को हमने रासायनिक बंध कहा। परिभाषित करेंगे रासायनिक बंध किसे कहते हैं, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसकी परिभाषा क्या बोलने वाले हैं, कैसे बोलेंगे। पर समझना पहले जरूरी है बच्चों, ताकि आप कभी भी कमजोर ना पड़ें। जितना ज्यादा हम समझेंगे उतना ही ज्यादा हमारी क्वालिटी इंप्रूव होगा। जरा समझ लेते हैं। बंध तीन प्रकार का हुआ। पहली बात है, किसी भी अणु में, ये अणु है, ये अणु है, ये अणु है। अणु में क्या होता है? परमाणुएं आपस में जुड़ करके एक समूह बनाती हैं, उसे अणु कहते हैं। तो परमाणुओं का समूह अणु है। तो परमाणु का समूह, यहां पर हाइड्रोजन के दो परमाणु जुड़े हुए हैं, यहां पर भी दो है, यहां पर भी दो है, यहां पर 8 है। यहां पर सल्फर के 8 अणु जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े होंगे, क्या होगा, इसके बारे में बात करेंगे, पर कुछ बातों को समझते हुए आगे बढ़ते जाइए। तो यहां ये परमाणु है, ये क्या चीज है बेटा? ये हाइड्रोजन परमाणु है। मैं इसको लिख दूं हाइड्रोजन परमाणु। परमाणु को इंग्लिश में बोलते हैं एटम। हाइड्रोजन परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन परमाणु है। लेकिन ये जो है इसे हम लिखेंगे, ये H है एक, ये H है एक, ये H और H आपस में जुड़े हुए हैं। जोड़ को हमने डैश लाइन से दर्शाया। इसे हम कहेंगे, ये क्या चीज है? एक हाइड्रोजन अणु है। तो परमाणुएं आपस में जुड़कर अणु बनाती हैं, ये भी आप जान गए। तो वो जो अणु बना हुआ है, अणु में परमाणुएं जुड़ी हुई हैं आपस में। तो जो जोड़ है, जो आकर्षण है, उसी आकर्षण के लिए जो बल लग रहा है, उसी बल को कहते हैं हम रासायनिक बंध। तो रासायनिक बंध क्या? किसी अणु में उनके परमाणुएं आपस में एक दूसरे को आकर्षित करके रखती है, इस बल को हम रासायनिक बंध कहते हैं। तो मैं यहां पर आगे जाकर लिखाऊंगा, समझाऊंगा। तो चलिए एक बात हम यहीं पे कर लेते हैं, रासायनिक बंध की एक छोटी सी परिभाषा आपके लिए लिख देते हैं। चलिए,
मैं यहाँ नहीं लिखता, मैं आगे लिखता हूँ, ठीक है, आगे लिखता हूँ, साफ सुथरा लिख दूंगा ताकि आपके लिए आसान हो जाएगा। रासायनिक बंध। केमिकल बॉन्डिंग। किसी ने पूछा आपसे कि केमिकल बॉन्डिंग क्या है, तो बस एक सिंपल सा लाइन बोलिएगा। किसी अणु में उनके परमाणुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण बल रासायनिक बंध कहलाता है। किसी परमाणु में उनके अणुओं के मध्य लगने वाला यह आकर्षण बल ही है, उस आकर्षण बल को हम क्या कहते हैं? रासायनिक बंध कहते हैं। सिंपल परिभाषा। अब ये कितने प्रकार के होते हैं मैंने उधर लिखा है, उस प्रकार को हम एक एक करके समझेंगे। तो रासायनिक बंध कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। लिख दें क्या? लिख देते हैं, चलिए। पूरे एग्जाम्पल के साथ समझेंगे आज। रासायनिक बंध 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के होते हैं आपको यहां पर नजर आ रहा है। कौन कौन से प्रकार के होते हैं? आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध। हम एक एक करके पूरी तरह से एक एक चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। पहली समझ है कि सबसे पहला होगा आयनिक बंध। आयनिक बॉन्ड, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड भी कहते हैं, विद्युत रासायनिक बंध भी कहते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल बॉन्ड। इन सबको समझने से पहले आवर्त सारणी को थोड़ा सा समझना पड़ेगा, क्योंकि आवर्त सारणी अगर समझ गए तो सब कुछ आसान हो जाएगा। आप जानते हैं कि आवर्त सारणी कुछ ऐसा होता है जिसमें अलग अलग तत्वों को एक तरह से, जितने भी तत्व हमारे प्रकृति में मौजूद है या कुछ नए हमने प्राप्त किए हैं, अपने प्रयोगों से प्राप्त किए, जाना है कि इस तरह के तत्व हो सकते हैं, तो उन सारे तत्वों को हमने एक निश्चित क्रम में अरेंज करा है और एक वर्गीकरण किया है, जिसकी वजह से हमें एक पीरियड टेबल यानी कि आवर्त सारणी मिलती है। आवर्त सारणी को थोड़ा सा समझ जाइएगा तो बड़ा आसान हो जाएगा बातों को समझना। आवर्त सारणी को समझे कि ये वर्ग 1 है, ये 2 है, ये पहला समूह हुआ, ये दूसरा समूह हुआ। समूह कहलाता है, ग्रुप कहलाता है। एक ग्रुप है, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ये 18 ग्रुप। तो टोटल ग्रुप कितने हुए बेटा? 18 ग्रुप हुए। ऐसे जब देखते हैं ना, इसी तरह ये पहला ग्रुप में कितने तत्व हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो जब हमने कैसे देखा किसी चीज को? हमने इस तरह से देखा किसी भाग को, तो इसको हम कहते हैं वर्ग या समूह या ग्रुप।
इस तरह से हम समझते हैं इसको। लेकिन जब हम ऐसे आड़ी में देखते हैं ना किसी चीज को ऐसे, तब इसे हम कहते हैं आवर्त या पीरियड कहते हैं, पीरियड कहते हैं। तो पीरियड जो होता है वो होता है 7, 1 2 3 4 5 6 7। पहले पीरियड में यानी पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, एक हाइड्रोजन है एक हीलियम है। दूसरे में देखें तो 2 तत्व इधर हो गए और ये पूरा हो गया 8 तत्व हैं, ये 6 हुए उधर 2 है। इस तरह से 2 तत्व इसमें होंगे दूसरे आवर्त में, और तीसरे आवर्त में 8 तत्व होंगे, चौथे और पांचवें में 18 तत्व होंगे, छठवें और सातवें में 32 तत्व होते हैं। ये आप पहले भी जानते हो, लेकिन जब हम रासायनिक बंध पढ़ रहे होते हैं, चूंकि इसकी आवश्यकता है बहुत बड़ी, इसलिए इस बात को समझना बहुत ज़रूरी होता है। हम ऊपरी ऊपर नहीं पढ़ाना चाहेंगे, हम उसकी गहराई से, उसके बेस से हम पूरी ऊंचाई तक पढ़ाना चाहेंगे, आपको समझाना चाहेंगे। आपको बातों को थोड़ा ध्यान से सुनते रहिएगा तो बात एकदम अच्छे से समझ में आता जाएगा आपको। तो ये हो गया हमारा कि वर्ग क्या है, यानी कि समूह क्या है और आवर्त क्या है। क्लियर हो गया। इसके बाद आप जानिए कि इसको, ये पहला और दूसरा वर्ग के जो तत्व होते हैं, पहले और दूसरे वर्ग के जो तत्व होते हैं ये और ये, इन दोनों को कहा जाता है एस ब्लॉक तत्व। इसी तरह से यहां तक के जो तत्व हैं, 13 से लेकर के 18वें तक के जो तत्व है उसे कहते हैं पी ब्लॉक तत्व। और यहां पर देखिए आप, तीसरे से लेकर के 12वें समूह तक का जो है वो डी ब्लॉक तत्व है। यस सर। और ये जो नीचे दिखाई दे रहा है, ये दोनों, ये दो समूह दिखाई दे रहा है, ये यानी 2 आवर्त दिखाई दे रहा है, 2 श्रेणी दिखाई दे रही है, 2 क्रम दिखाई दे रहे हैं, जैसा भी बोलना चाहो बोल सकते हो। इनको कहा जाता है एफ ब्लॉक तत्व। ठीक है बेटा, ये एफ ब्लॉक तत्व है। तो ये इतना एस ब्लॉक तत्व है, इतना डी ब्लॉक तत्व है और इतना पी ब्लॉक तत्व है। इस तरह से हम इनको बांटते हैं। तो हमेशा याद रखना एक बात कि यहां पर मैं बता दूं, एस, डी और एफ ब्लॉक तत्व जो होते हैं सभी धातु होते हैं, जिसमें आपको याद रखेंगे, आपको रखना होगा कि ये हाइड्रोजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, क्योंकि एस ब्लॉक तत्व में हाइड्रोजन भी आते हैं और हाइड्रोजन जो होते हैं, हाइड्रोजन जो है वो अधातु है। दूसरी बात, पी ब्लॉक तत्वों में 3 प्रकार के तत्व नजर आएंगे, धातु, उपधातु और अधातु। ये तीनों नजर आएंगे। पी ब्लॉक तत्वों में धातु, उपधातु, अधातु तीनों, क्या बोलते हैं, उपधातु अधातु तीनों तत्व नजर आएंगे। मेटल, मेटलाइड, नॉन मेटल। छोटी सी बात है जरूर, लेकिन बहुत मायने रखती है। तो क्या क्या आपने देखा, एस पी डी एस डी एफ सभी धातु होते हैं, जबकि पी में धातु, उपधातु, अधातु होते हैं। अब ये पी ब्लॉक तत्वों में धातु कौन सा है, ये तो मैंने कहा ना, ये सब हाइड्रोजन को छोड़ दो तो सभी इतने जो है एस, डी और एफ सभी धातुएं हैं। लेकिन पी में धातु, अधातु, उपधातु तीनों होते हैं। तो यहां पर आपको समझना होगा वो कैसे, क्या चीज याद रखें। तो बेटा यहां बोरॉन से लेकर के, बोरॉन ऐसे तिरछा चलना ना, तिरछा चलना, बोरॉन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, टेल्यूरियम, एस्टेटाइन, ये इधर, फिर इसके बाद ये नीचे और इसके एक नीचे ऐसे, ये उपधातु है। इसके इधर वाले धातु हैं पूरे, क्योंकि धातु के साइड में आते हैं, और उधर वाले अधातु हैं। इधर वाला क्या है, धातु है, मेटल है, और इधर वाला उपधातु है। तो कुछ बातों को ध्यान रखते जाइएगा कि बस इतना ही याद है, तिरछा, बोरॉन से ऐसे तिरछा कर लेना। तो कौन सा, तो उसमें उपधातु आते हैं, उपधातु और धातु और अधातु। धातु मतलब आपने सोना देखा होगा,
उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करोगे बह जाएगी। लोहा देखा, विद्युत धारा बह जाएगी। कॉपर देखा होगा, विद्युत धारा बह जाएगी। तांबा, वो धातु के हमारे पास गिलास होते हैं, बर्तन होते हैं, बहुत सारे होते हैं, तो सब में विद्युत धारा बह जाती है। आपकी साइकिल, गाड़ियाँ वगैरह सब जितने भी मेटल वाला पार्ट हो गए, अब धातुएं होती हैं। अधातु, अच्छा धातु में क्या हुआ, विद्युत धारा बह जाती है। दूसरा, उसमें धातु चमक होता है, एक विशेष चमक होता है, लाइट पड़ता तो रोशनी, उसमें चमक पैदा होते हैं। धातु में खास बात है। पेंट लगा तो अलग बात है भाई, पेंट नहीं लगा तब की बात कर रहा हूँ भाई। तो ये ऐसा होता है। उस पर एक चमक देखो, अच्छा उसको ठोकोगे तो छन 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 खन 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 करके खनक वाली आवाज आती है। उसको हथौड़े से मारोगे बार 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 तो टूटने की जगह वो चिपटने लगती है, बेंड होने लगता है। ये इसका गुण होता है। उसका तार बना सकते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। तो धातु वही है। आप समझ में आ गया धातु कितने, मुझे लगता है कि 11वीं और 12वीं दोनों बच्चों को समझ में आता है धातु क्या। लेकिन जिसमें ये गुण नहीं पाई जाती है वो क्या है, अधातु होता है। क्या नहीं पाया जाएगा, विद्युत धारा नहीं बहेगा, और क्या, धात्विक खनक नहीं होगी, धात्विक चमक नहीं होगी। हाँ कुछ अपवाद आ जाते हैं, लेकिन थोड़ी धात्विक गुण है, थोड़ी अधात्विक गुण है, तो उसे उपधातु कहेंगे। तो धातु और अधातु, अधातु और धातु के बीच में ये गुण होता है। कोयले में जानते हो कोई चमक नहीं होता, नाइट्रोजन में नाइट्रोजन गैस है। तो ये जितनी भी गैस होती है वो धातुएं नहीं होती, याद रखें हमारे तापमान पे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, आपको समझ में आ गया धातु कौन है, अधातु कौन है, आपको क्लियर हो गया होगा। और इस आधार पर आप पूरी पीरियड टेबल को समझ सकते हैं। इधर पूरा धातुएं हैं भाई, पूरी धातुएं, पूरे मेटल है, उधर अधातु है, नॉन मेटल है, और ये उपधातु है। बस ये क्यों बताया मैंने, इसके बारे में एक छोटी सी जानकारी मैं दूंगा। चलिए समझेंगे मेरी बात, समझिएगा। धातु, अधातु, उपधातु का क्या मतलब, सिंपल सा याद रखना। एक बड़ी जरूरी है विज्ञान में धातु और अधातु को समझने का, बहुत बड़ी बात समझना। धातु की एक विशेषता होता है कि धातु इलेक्ट्रॉन दाता है, इलेक्ट्रॉन दान करता है, दाता है। इलेक्ट्रॉन दान कर, इलेक्ट्रॉन दान कर कर धनायन बनाती है। अधातु क्या है, अधातु का एक गुण होता है इलेक्ट्रॉन ग्राही, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाती है। ये इसका गुण है भाई। ये छोटे छोटे दो गुणों को याद रखिएगा। धातु क्या, धातु बोला तो क्या, तो वो जो नॉर्मल जो आप जानते थे ना क्लास 9 10 तक, वो तो ठीक है, वो सामान्य ज्ञान है, उसके बारे में जानना चाहिए। धातु को पहचान सकते हैं जिसमें धात्विक खनक हो, जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती हो, ये सब पहचान सकते हो, वो धातु को पहचान। अधातु में एक ऐसा भी पदार्थ है जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित होता है, वो कौन सा पता है, ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट अधातु होने के बावजूद भी उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है ना, ध्यान रखना। तो वो अलग बात हो जाता है। अपवादों के चक्कर में पढ़ के हम अपनी असली ज्ञान को ना बिगाड़ें, पहले अपवाद बाद में देखें, पहले मेन चीज़ों को समझना जरूरी है। तो ये हुआ हमारा धातु, अधातु, उपधातु। ये समझ गए, अब समझ जाएंगे बड़े आराम से क्या, बंधों को। तो चलिए हम आपको एक एक एग्जाम्पल शॉर्टकट्स में आपको चीज़ों को समझाते हैं। आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, अपनी कॉपी और पेन लेकर के ज़रूर इन चीज़ों को लिखिएगा ताकि आपकी समझ डेवलप हो सके। बिना लिखे नहीं सीख पाएंगे, बिना प्रैक्टिस किए नहीं कर पाएंगे, बिना लिखे नहीं समझ पाएंगे, बिना प्रैक्टिस करें कभी लिख नहीं पाएंगे एग्जाम में। हाँ, रट के लिख दोगे, लेकिन जब प्रश्न बिगड़ के आएगा या प्रश्न घूम के आएगा तो सॉल्व नहीं होगा। इसलिए याद रखना, प्रैक्टिस पहले समझो, फिर सीखो, फिर उसके बाद प्रैक्टिस करो, फिर उसके बाद दूसरे प्रश्नों को भी हल करके देखो, देखना फिर एग्जाम में क्वेश्चंस बनेंगे आपसे आराम से। तो केमिस्ट्री समझ जाओगे आराम से। चलो हम बात करते हैं अब है आयनिक बंध को समझना है। तो आयनिक बंध का सिंपल सा परिभाषा दे रहा हूं
किन्हीं दो तत्व लिख सकते हो, परमाणु लिख सकते हो, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य, किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान से जो बंध बनता है उसे आयनिक बंध कहते हैं। या क्या कह सकते हैं, धातु और अधातु के मध्य यह बंध बनता है, यानी धनायन तथा ऋण आयन के मध्य यह बंध बनता है। कुछ उदाहरण देखते हैं बेटा। उदाहरण, Na परमाणु क्रमांक होता है 11। मैं इसके बारे में थोड़ा बताता हूं आपको, ये क्या चीज। परमाणु क्रमांक है 11, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 281। दूसरा है क्लोरीन, परमाणु क्रमांक है 17। मैं नीचे लिख देता हूं, उस जगह पर लिख करके इसके बारे में जानकारी देता हूं। क्लोरीन के बारे में क्या पता चलता है, 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 287। इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैंने डॉट लगा दिया 1। इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है, मैंने डॉट लगा दिया 7। 1 2 3 4 5 6 7। मैंने कैसे लगाया वो 7, आप ध्यान दीजिएगा। पहले 4 जगहों पर लगाया, 1 2 3 4। फिर उसके बाद 5वें इलेक्ट्रॉन के लिए फिर वो 4 जगह पूरा खत्म हो गया, 4 ही जगह पे लगाना। फिर 5वां इलेक्ट्रॉन फिर युग्मित हो जाएगा, जोड़ी बना लेगा पहले वाले से। इस तरह से 7 इलेक्ट्रॉन में 3 युग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उतनी संयोजकता होती, उतनी बंध बनाती है। दूसरी बात, कोई भी परमाणु, आपने सुना होगा, कोई भी परमाणु है वो अष्टक पूर्ण करना चाहता है, यानी कि अपने अंतिम कोश को 8 बना करके वो संतुष्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप देखिए, आगे चलता हूं क्या हो रहा है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, निकाल दिया, और इस अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इस क्लोरीन को अगर दे दिया तो क्या मजेदार की घटना होगी, देखिए। सोडियम के पास अब आखिरी का 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। जब इलेक्ट्रॉन दान करता है ना कोई परमाणु, तो उस पर धन आवेश आ जाता है, इसमें धन आवेश आ गया। प्लस अब दूसरा चीज बना, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। तो एक क्लोरीन के पास अभी तक था 7 इलेक्ट्रॉन। यस, 1 इलेक्ट्रॉन उसे मिला, 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला उसे मिला, ये मिला। इलेक्ट्रॉन लेने पर वो निगेटिव हो गया। अब बन गया ये धनायन बन गया। अच्छा, धनायन, और ये बन गया ऋणायन। धनायन जो बना है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बोलो तो देखो, अब 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हुआ, 2 8। इसमें कितना हुआ, 2 8, और अगला बढ़ गया है, देखो अगला कितना 7 था, वो 8 हो गया। तो 2 8 8, दोनों ने अपना अष्टक पूर्ण कर लिया। अष्टक पूर्ण करना मतलब ये होता है कि आखिरी कोश में अगर 8 इलेक्ट्रॉन किसी के पास है तो वो बड़ा संतुष्ट है, उन्हें कुछ कहीं से लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है। तो हर एक परमाणु अपने आप को संतुष्ट करना चाहती है। अगर आप अक्रिय गैसों का यानी ग्रुप नंबर, ये आखिरी या 18 ग्रुप नंबर के तत्वों का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालोगे तो आपको पता चलेगा कि उसके सबसे आखिरी में हर एक तत्व के अंतिम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए ये किसी से रिएक्शन नहीं करती है, किसी से अभिक्रिया नहीं करती। मेरा तो संतुष्ट है, मेरे को कोई लेना देना नहीं किसी से।
ऐसा हो गया ना, इन्हीं के घर में कपड़े बन रहे हैं, इन्हीं के घर में खेती है, इन्हीं के घर में खाने पीने की सारी चीज़ें बन रही हैं, सारी चीज़ें सब वहीं के वहीं, तो बाहर से लेने देने की जरूरत नहीं, ये सब संतुष्ट है। लेकिन जिसके पास कमी होता है बाहर से लेता है, जिसके पास अधिकता होती है बाहर देता है। इसके ऐसा कुछ नहीं, ना किसी चीज़ की कमी है, ना किसी से लेना है, ना किसी से देना है। यही कहानी, क्योंकि 8 पूरा हो गया है तो ये किसी से लेना देना नहीं होता है। इसीलिए इन गैसों को अक्रिय गैस कहते हैं, उत्कृष्ट गैस कहते हैं। उत्कृष्ट सबसे बेहतर गैस बोलेंगे, है ना, तत्व बोला जाएगा, क्योंकि इनको किसी से लेना देना नहीं है, उत्कृष्ट, है ना। तो इस तरह से इनको नोबल गैस कहते हैं। नोबल मतलब ही होता है सबसे बेहतर, उत्कृष्ट, सबसे बेहतर, ठीक है। तो वो ऐसा है कि किसी से लेना देना। लेकिन दूसरे तत्व जो इधर पड़े हुए हैं ना सारे, उसको किसी ना किसी से, या इसको 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इलेक्ट्रॉन मांगता रहेगा, इसको 2 इलेक्ट्रॉन की कमी 2 इलेक्ट्रॉन मांगता रहेगा, इसको 3 इलेक्ट्रॉन की कमी 3 इलेक्ट्रॉन मांगता रहेगा। ऐसी कहानी है इसकी। तो अष्टक पूर्ण करने के लिए इन्होंने क्या किया, हमें क्या करना चाहिए, कैसे पता चलेगा वो दान करेगा कि ग्रहण करेगा, सीधा सा कहानी है। आखिरी कोश का इलेक्ट्रॉन देखिए आप, कितने हैं, 1 2 3 4, 1 से लेकर के 4 तक इलेक्ट्रॉन है तो नेचुरली वो दान करने की कोशिश करता है। 1 से लेकर के 3 तक है तो भी दान करने की कोशिश करेगा, ताकि वो दान कर दे तो वो निकल जाए, वो झंझट ही खत्म हो जाए और ये वाला 8 हो जाए। तो कब तक, तो मैंने कहा अंतिम कोश में, अंतिम कोश में 1 से 3 में 1 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जबकि इसमें कितना होता है, इसके अंतिम कोश में, अंतिम कोश में 4 5 6 7 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसकी ये खास बात होती है, देख रहे हैं आप। तो अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है ये महत्वपूर्ण है। इस आधार पे हम तत्वों को पहचान सकते हैं कि वो देने वाला है कि लेने वाला। देने वाला है तो दाता कब है, 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन हो, लेकिन ग्राही कब है, 4 5 6 7 हो, 8 हो तो अरे ना लेने की जरूरत है ना देने की जरूरत है यार, यही खास बात होती है। तो सब कुछ बेटा, केमिकल बॉन्डिंग जब हम पढ़ते हैं ना तो बहुत कुछ जानकारी में हमारे आनी चाहिए, तो भले हमारे लिए आसान होता है, नहीं तो कोई चीज़ आसान नहीं होती ना। तो हमारे पास ये पता चला। अब दूसरी बात देखिए, एक परमाणु हो गया है, आयन बन गया है, धन आयन। अच्छा, आयन किसको बोलते हैं, जिसमें आवेश होता है, चार्ज होता है, धन या ऋण लगा होता है, तो ये एक धन आयन बन गया। तो एक धन आयन में धन आवेश यानी विद्युत, धन विद्युत होने के कारण, और दूसरा है Cl माइनस, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित कर लिया, फाइनली बन गया NaCl। कम से कम एक एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, फिर उस अगर दूसरा दो एग्जाम्पल करना होगा तो थोड़ी देर बाद भले देख लेंगे, एक कम से कम समझ लेते हैं। तो ये हुआ हमारा। चलो एक और समझा देता हूं ना, एक उदाहरण समझाया, एक दूसरा उदाहरण भी समझाता हूं। चलिए दूसरा उदाहरण, Mg और Cl के बीच। Mg को समझना, Mg परमाणु क्रमांक 12 होता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 2। अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 1 2 2 इलेक्ट्रॉन। मैंने कहा था ना 1 या 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होगा तो वो दान करेगा। तो ये अब कितना इलेक्ट्रॉन दान करने की क्षमता है, 2 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बारे में तो पता चल गया है, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉन 2 8 7 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो इसके अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब सवाल ये आता है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन दान करेगा मैग्नीशियम, तो इसमें 2 प्लस लग गया, 2 बार प्लस लग गया। क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 1 माइनस लग गया, ये लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन आ गया। भैया 2 प्लस और 1 माइनस में काम नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने कितना इलेक्ट्रॉन दान किया है, 2 ना। तो कभी भी सूत्र बनाने का एक तरीका है, 2 तरह समझाता हूं ना। पहला तरीका, Mg में कितना है, 2 प्लस है, Cl में कितना है, 1 माइनस है, 1 माइनस है। इसको इधर कर दो बेटा, इस नंबर को इधर कर दो, तो क्या मिला, Mg 1, ये वाला 1 आया, 1 बना, 1 हो गया। और Cl कितना था, Cl ये 2 है ना, ये 2 कर दीजिए। इस तरह से पता चला कि 1 Mg में 2 प्लस है और 2 Cl है, इसमें 2 माइनस है। तो दोनों माइनस मिला करके क्या लिख सकते हैं, Cl 2 पर है, 2 माइनस, तो 2 प्लस और 2 माइनस, +2
-2 बराबर कितना होता है 0। फाइनली कोई भी यौगिक में चार्ज होता है 0, तो 0 करना जरूरी है। इस तरह से 0 हो जाती है। एक बात ये होगा समझने वाली बात। अब मैं दूसरे तरह समझाता हूं। जो मैंने अभी सिखाया, वीडियो थोड़ा बैक करना, और जो जो पढ़ाया उसको एक बार, अगर आपको ये बात थोड़ी समझ में नहीं है तो थोड़ा दोबारा कर लेना बेटा, क्योंकि समय का बहुत महत्व है ना। आप इसको 2 बार 3 बार 4 बार भी पढ़ सकते हो। फिलहाल इस बात को समझिए। फिर बात होता है, मैंने इस तरह समझाया, क्या समझाया आप एक बार देख लेना इस वीडियो को। अब यहां पर बात करूंगा तो यहां पर क्या हुआ कि 2 इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी कोश में है, तो भाई 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, क्लोरीन कंप्लीट, 8 हो गया। तो दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी हमें दूसरा क्लोरीन लेना पड़ सकता है, क्योंकि एक क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इस तरह से ये हो गया, और 1 इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन ने ले लिया, तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो इस तरह से 2 क्लोरीन मिल गया। फाइनली क्या हुआ, 1 मैग्नीशियम 2+ के साथ 2 Cl- आया हुआ है, यानी कि फाइनली बन गया MgCl2। ऐसे बहुत प्रैक्टिस है, अगर आप चाहें तो इसमें करके देखिएगा। Al के साथ क्लोरीन की क्रिया, चौथा ये एक प्रकार के देखना, Al के साथ ऑक्सीजन की क्रिया, पांचवा ये करके देख लीजिएगा, Al के साथ, मैं दे देता हूँ, Mg के साथ ऑक्सीजन, Mg के साथ नाइट्रोजन, ऐसे करके देख लीजिए। लेकिन पहले जो बताया उसे करिए। इसमें तब हाथ लगाना जब आप पूरी बातों को समझ जाना। वीडियो को 2 से 3 बार करना पड़ सकता है, आपको देखने की जरूरत पड़ सकती है। हमें खींचना नहीं है वीडियो, हमें कम टाइम पे इतना समझाना है कि अगर उसी वीडियो को 2 बार या 3 बार करोगे आप बहुत अच्छे से समझ पाओगे। ये जरूरी था। अब बात करता हूं मैं, अगला है हमारा सहसंयोजी बंध। दूसरा बंध हमारा है सहसंयोजी बंध। मैंने यहां पे क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान से। इस चीज को और भी एक शब्द दे सकते हो, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बना बंध आयनिक बंध कहलाता है। ऐसा भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी, जैसा बोलना चाहो, इसलिए मैंने आपको चॉइसेस दे दिए। अब ये सहसंयोजी बंध, इंग्लिश में बोलते कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या हुआ, यहां पर क्या हुआ था, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ था, या क्यों कहेंगे स्थानांतरण हुआ था। यहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से बना बंध। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझेदारी से बना बंध सहसंयोजी बंध कहलाता है। किन्हीं 2 परमाणुओं के मध्य साझे से बना बंध क्या कहलाता है, सहसंयोजी बंध कहलाता है। किससे, साझेदारी, साझा, इलेक्ट्रॉनों के साझा। वहां पर इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण था, यहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा था। वहां पर इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान था, इलेक्ट्रॉनों का साझा है यहां पर। समझ गए आप, ये 2 अलग बातें हो गई। अब इस बंध को समझते हैं। ये बंध जब बनता है तो ये अधातु के मध्य बनता है। यहां पर कोई आयन नहीं बनते हैं, यानी कि धन आयन ऋण आयन ऐसा कुछ नहीं है। बस इतनी कहानी है। तो 2 अधातुओं के मध्य बना बंध।
परमाणु जो है अधातु, समान अधातु, असमान अधातु भी हो सकते हैं, है ना। समान अधातु परमाणु भी हो सकते हैं, असमान अधातु परमाणु भी हो सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समान है कि असमान है। कुछ उदाहरण की तरफ चलते हैं, चलिए। उदाहरण पहला हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अधातु हैं। मैंने बताया था हाइड्रोजन अधातु है, हाइड्रोजन को छोड़, देखो धातु अधातु बढ़ाया था तो बताया था ना आपको। ये यहां पर धातु अधातु बता रहा था तो बताया था SPDF, तो S में हाइड्रोजन आता है लेकिन वो अधातु है। चलो हाइड्रोजन और क्लोरीन की बात करते हैं। लिया मैंने हाइड्रोजन, लिया मैंने क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक 1, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन। इसमें परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन। साझा में कितना इलेक्ट्रॉन भाग लेगा? अब एक शब्द जो है वो थोड़ा समझना है आपको, वो है क्या बोलते हैं, संयोजकता। संयोजकता शब्द को समझे थोड़ा सा। संयोजकता होता है कि किसी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के द्वारा जितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा किसी परमाणु के द्वारा कि जितने इलेक्ट्रॉन दान या ग्रहण या साझा करते हैं उसकी संयोजकता कहलाती है। तो संयोजकता निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? सिंपल तरीका बताता हूं। संयोजकता निकालने का फॉर्मूला है अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो ये एक ही है, जोड़ी नहीं बनाता है, तो इसकी संयोजकता कितनी हो गई? संयोजकता हो गया 1। क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7, अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 1 है, ये युग्मित है, युग्मित मतलब जोड़ी, अयुग्मित मतलब सिंगल, अनपेयर, तो सिंगल है 1, तो संयोजकता हो गया 1। फिर अपन बात करते हैं ऑक्सीजन, परमाणु क्रमांक 8, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। संयोजकता कितनी आ रही है? संयोजकता आ रहा है यहां पर अयुग्मित 2 है, 2। सोडियम की बात करते हैं, चलिए अभी देखे थे। सोडियम, परमाणु क्रमांक 11, 2, 8, 1, अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन, 1 अयुग्मित, इसकी भी संयोजकता 1। तो संयोजकता निकालना बड़ा आसान है। तो जितनी संयोजकता होती है ना, वो वही बंध बनाने की संख्या। सोडियम में देखे थे हमने एक ही बंध बनाया था, क्लोरीन में देखे थे एक ही बंध बनाया था आयनिक बंध में, लेकिन वो चूंकि एक धातु एक अधातु है, इस वजह से 1 इलेक्ट्रॉन दान करता है, 1 ग्रहण करता है। ये देखे थे। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए बात करते हैं, इसके एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। यहां पे संयोजकता हो गई। अब देखिए, इसकी भी संयोजकता 1 है, इसकी भी संयोजकता 1 है, यानी कि याद रखना कि अधातु है, ये भी अधातु है। अब आप बोलोगे सर अंतिम कोश में 1, 2, 3 होगा, यहां पर अंतिम कोश में तो 1 इलेक्ट्रॉन, पे धातु कैसे हुआ, अधातु कैसे हुआ? तो धातु होना चाहिए था। लेकिन बेटा अंतिम कोश इसका पहले ही ऊर्जा स्तर है, पहले ऊर्जा स्तर में 1 इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो दान भी कर सकता है, ग्रहण भी कर सकता है, चूंकि अधातु है तो साझा कर लेगा। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ साझेदारी करता है। तो हाइड्रोजन का ये इलेक्ट्रॉन और क्लोरीन का
क्लोरीन का, ये देखें, ये वाला इलेक्ट्रॉन आपस में एक दूसरे के साथ साझेदारी कर रही है, यानी एक दूसरे के साथ आ गया, तब हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसको एक इलेक्ट्रॉन इसका और क्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन ये और क्लोरीन के बाकी इलेक्ट्रॉन इनके साथ है, ऐसा भी लिख सकते हैं, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं। अब रंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है, जिसके साथ देख रहा हूं उसका, ये वाला तो ये इनके साथ है, और ये ऐसा भी लिख सकते हैं। मेरे हिसाब से सबसे बेहतर तरीका है यही है या ये है। ये लिखने के तरीके हैं, इसके आप मत सोचिए कि गलत है, तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो ये हुआ। एक एग्जांपल और देखते हैं, चलिए, दो अलग परमाणुओं के साथ देखे हमने, एक और देखते हैं, चलिए। उदाहरण दूसरा, क्लोरीन प्लस क्लोरीन क्या आप जुड़ सकते हैं? तो देखो, क्लोरीन के अंतिम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आप देख ही रहे हो, ये एकायुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन का ये देखो 7 इलेक्ट्रॉन, एकायुग्मित इलेक्ट्रॉन। तो इसमें देखिएगा, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन, ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन दोनों आपस में साझेदारी करेंगे, ये, और इसके साथ ये बंध बन जाएगा। ये हमें देखने को मिलेगा। तो ये है सहसंयोजी बंध, क्योंकि ना इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन दे रहा है ना वो क्लोरीन दे रहा है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, कोई एक दो एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं। तो एग्जाम्पल करते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें। तो जब हम मेन पढ़ाई जब शुरू करेंगे केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11th का, तो उस समय बंधों को देखेंगे बड़ी विस्तार से। 12th में ये ऐसी चीज़ों को पढ़ा पाना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ों को पढ़ के आया हुआ माना जाता है, लेकिन हम तो कोशिश करते ही हैं कि आपको 12th जब पढ़ाएंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, तो बंधों को भी थोड़ा सा समझाएंगे ज़रूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बात है कि आगे बढ़ने से पहले एक संदेश देना चाहूँगा, इसे देखिएगा। वो बच्चा जो बहुत अच्छे से पढ़ना चाहता है, आगे अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहता है, उनके लिए मैंने विशेष तौर पे स्टार बैच 2.0 लेके आए हैं। और ये क्या है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको दूंगा, फिर उसके बाद उपसंयोजी बंध के बारे में बात करूंगा। स्टार बैच 2025-26 यानी कि जो आपका 26 का एग्जाम होने वाला है, 11th और 12th दोनों बच्चों के लिए स्टार बैच है और बेहतरीन बैच है। इस बैच की खास बात है कि ध्यान रखिएगा वो बातें, तो 11th और 12th के लिए तो मैं इनके बारे में बताऊंगा। इसकी फीचर्स क्या है, ये क्लास आपको मिलने वाले हैं लाइव क्लासेस, डेली एक क्लास आपको मिलना है, और उसके बाद इस क्लास का HD में रिकॉर्डिंग होगा, जो रिकॉर्डिंग भी मिलेगा। अगर आप लाइव के टाइम नहीं रह पाए तो बाद में उस वीडियो को देख सकेंगे। फिर बात आता है कि भाई ऑल चैप्टर रिकॉर्डेड क्लासेस, जैसे आप इस कोर्स को खरीदते हो तुरंत आपको सारे चैप्टर के वीडियो तुरंत मिल जाएंगे। हमने इसके लिए पहले से रिकॉर्ड करके रखा है, वो वाला वीडियो मिल जाएगा पूरा। लेकिन हाँ, लाइव क्लास तो मिलता ही रहेगा और उसके रिकॉर्डिंग अलग से। तो 2 डबल टाइम आपको क्लासेस मिलेंगे, चाहे आप पहले से रिकॉर्ड वाला देखो, कभी भी पढ़ सकते हो इसको। लाइव में बोलोगे, अचानक क्या होता है, लाइव में ये बोलते हैं बच्चे कि सर आज चैप्टर 4 चल रहा है, हमारे स्कूल में चैप्टर 9 चालू कर दिए हैं, टीचर ने बीच का छोड़ करके, तो 9 पढ़ा दोगे क्या? तो भाई लाइव में चल रहा था 1 2 3 4 जो भी चल रहा होगा, लेकिन अगर आप अचानक बोलोगे 9 पढ़ा दो तो एक पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं। लेकिन आपको पढ़ना भी होगा अच्छे से, तो आपको हमने रिकॉर्डेड क्लास दे दी है। अगर चैप्टर 9 चालू हो जाता है स्कूल में तो चैप्टर 9 वाला एक लेक्चर आप शुरू कर सकते हो। तो लाइव वाला क्या होगा पूछोगे, तो अगर समय निकाल सको तो वो भी पढ़ लो यार, है ना। तो आपकी मर्जी, हमने तो आपको पूरे खजाने दे दिए हैं, तो जैसा करना चाहो वो कर सकते हो। दूसरी बात होगी कि भाई इस पर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा जब आपकी डिमांड होगी। आपके डाउट्स आने लगेंगे कि सर हमको इस टॉपिक में डाउट है, इस क्वेश्चन में डाउट है, पॉइंट में डाउट है, आप ज़रूर पूछिए। व्हाट्सअप करिए, हमारे नंबर जो आपको नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं इस नंबर पे, या इस नंबर पे आप जो डिस्प्ले हो रहे हैं इस नंबर पर हमें कॉल करिए, हम आपके डाउट क्लियर करेंगे। दूसरा तरीका ये होता है कि किसी दिन डाउट सेशन लगाएंगे, जब आपको हमको लगेगा कि बच्चों को डाउट सेशन में सभी बच्चों का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, तो हम उस क्लास में आकर के आपके पूरे डाउट सॉल्व करेंगे। 0 लेवल से एडवांस तक की पढ़ाई, बेटा 12th वाला टीचर सिर्फ 12th पढ़ा के निकल जाता है, आपको पता ही नहीं चलता, आपकी नॉलेज ही नहीं बढ़ पाते, आप समझ ही नहीं पाते, सीख नहीं पाते हो। 11th वाला टीचर 11th पढ़ा के निकल के आप पढ़ा ही नहीं पाए, समझ ही नहीं पाए। आपको कुछ नहीं आता हो 11th से पहले तो भी 11th अच्छे सीखोगे, 12th से पहले अगर कुछ भी नहीं आता हो
तो भी आप 12th सीखोगे। आपकी बेसिक को पहले ठीक किया जाएगा, जीरो लेवल से समझा करके ही आपको आगे पढ़ाएंगे, ये हमारा वादा है और पढ़ा भी रहे हैं। अगर हमारी कोर्स देखे, अगर आप यूट्यूब में भी देखते हो तो हम पहले जीरो लेवल की 11th की कोर्स खोलते तो जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री मिल जाती है, 12th खोलते तो भी मिल जाती 12th की, और आगे की क्लासेस फिर मिलने शुरू होते हैं। तो हमारे पैड में तो होना ही होना है, ये बात आप जानिए। फिर बात होता है कि क्लास नोट्स आपको मिलेगा बच्चों, हैंड रिटन नोट्स भी मिलेगा बच्चों, पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा आपको। अब आता है रिवीजन वाली बात, वन शॉट वाली बात। जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो आपको एक रिवीजन मिलेगा ताकि आप बेहतरीन तरह से अपने एग्जाम को बेहतर कर लो। उसके बाद वन शॉट क्लास, यानी एक ही क्लास के अंदर पूरे चैप्टर की जितनी मेन टॉपिक है, जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उसके वीडियोस मिलेंगे, उनकी क्लासेस मिलेंगी। इस तरह से वन रिवीजन में पूरा पढ़ाई होगा, जिसके इन दोनों के बेस पर आपको सुपर रिजल्ट आएगा। लेकिन याद रखना, आपको जो डिटेल में पढ़ाया जा रहा है उसको अगर नहीं पढ़ोगे तो ये दोनों नहीं समझ में आएगा। कई बच्चे सोचते हैं यार छोड़ो ना, अभी क्या पढ़ना यार, एग्जाम आएगा तो वन शॉट पढ़ करके पास हो जाएंगे। बच्चा, आप मेहनत से भाग रहे होंगे तो फिर मेहनत के बगैर सक्सेस नहीं है लाइफ में। मेहनत होगा तो सक्सेस होगा, मेहनत नहीं होगा तो सक्सेस पॉसिबल ही नहीं है। इस बात को आप जरूर जानिए। फिर बात आता है PYQs। एग्जाम दिलाने जा रहे हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं पता है, कैसे आए हैं पिछले सालों तक, कैसे उनको हल करना है नहीं पता है, तो फिर इस साल के एग्जाम को अच्छा कैसे दिलाओगे। तो एग्जाम अच्छा हो इसके लिए PYQs आपको कराना है, और वो हमारी भी जिम्मेदारी है और आपके करने की ज़रूरत भी है। तो ये मिलेगा हमारे पेड क्लास में। अब पेड क्लास के बारे में जानकारी देते हैं। ये मिलेगा हमारे ऐप में, वो है विक्रम हैप केमिस्ट्री। प्ले स्टोर में जाइए, विक्रम हैप केमिस्ट्री ओपन करिए, उसे लॉग इन करिए। जो कोर्स आपको लेना है वो वहां पर जाकर के अपने हिसाब से ले लीजिए, एक तरीका है। इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर बात आता है कि अभी क्या डिस्काउंट चल रहा है। अभी ये 1600 रुपये का कोर्स जो है, मैं आपको, जैसे 11th है 1499, यानी कि 1500 का कोर्स जो है आपको 899 में दे दूंगा, और इसी तरह से 1599 का जो कोर्स है 899 में दे दूंगा। अभी एक हफ्ते का आपको पूरा मौका है। आप हमें कॉल करिए, हमारा ऐप में जाइए, डायरेक्ट ले लीजिए ऑनलाइन, या फिर हमें कॉल करिए, हम आपको ये क्लास देने वाले हैं। एडमिशन के लिए बेटा तुरंत हमें अभी कॉल करें, क्योंकि ये सीट जो है, जो इस फीस के अंतर्गत है, वो बहुत ही कम है, लिमिटेड है। अब लिमिटेड होने का आप समझ सकते हो कि उससे ज़्यादा हम स्टूडेंट नहीं बनेंगे, तो जितनी जल्दी करोगे उतना ही ज़्यादा आपको चांस मिलेगा। इसके लिए आने वाले टाइम पे अलग अलग तरह के कोर्सेज आते रहते हैं, बैच आते रहते हैं, लेकिन जितनी जल्दी एडमिशन लोगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। पैसा बचा कर कुछ नहीं मिलने वाला बेटा। 11th और 12th में 800-900 रुपये बचा करके क्या कर लेंगे, उसकी जगह पे अपनी पढ़ाई पे लगाइए 800-900 रुपये का कोर्स जो है, और पूरा एंजॉय करिए। हम इसी कोर्स को एक ज़माने में कुछ ही 1 साल 1.5 साल पहले हम इनको काफ़ी अधिक प्राइस में देते थे बच्चों को। ऑफलाइन आएंगे तो 30,000 रुपये का फीस है। अब इसी 30,000 की फीस को आप सिर्फ और सिर्फ अब पढ़ रहे हैं 899 में, जो कि 1,000 भी नहीं होता है। आप समझ सकते हैं। तो आपके लिए वही पढ़ाई आपको मिल रही है, तो बेटा वैसे ही पढ़िए। और बच्चे याद रखना, हम शोबाजी नहीं करते कि मैंने इस बच्चे को पास कराया, उस बच्चे को पास कराया। हम करते हैं, रिजल्ट देते हैं, शो ऑफ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्या मतलब है यार शो ऑफ करने का? मतलब यह है कि हम जो करते हैं वो परफेक्ट करते हैं, दिखावा नहीं कि दूसरे इंस्टीट्यूट से कोई बच्चा अच्छा नंबर लेके आया उसको लोग शो कर रहे हैं, वो नहीं करने का। मेरा काम है कि आपको बेहतरीन रिजल्ट देना है। तो बेटा ये ज़रूरी था। और हाँ, सारे लिंक जो है, ऐप का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। और ये हमारे यहाँ कोर्स अवेलेबल है, क्लास 11th क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लासेस, क्लास नीट चालू करेंगे आपकी डिमांड पर। जीरो लेवल बेसिक केमिस्ट्री भी अवेलेबल है, जो कि आप कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल 100 रुपीज़ में ये अवेलेबल है, लेकिन अगर आप ये लेते हो तो ये आपको फ्री में मिलेगा, ये ध्यान रखिएगा। एडमिशन के लिए हमें कॉल करें 9644562030 9827497052 पर। अब बताते हैं उपसंयोजी बंध के बारे में एक छोटी सी जानकारी देते हैं, इसको आप ध्यान से सुनिएगा। उपसंयोजी बंध, इसको कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड।
कोऑर्डिनेट बॉन्ड, सॉरी मैं गलत बोल रहा था, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। किन्हीं दो परमाणुओं के मध्य के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के आदान प्रदान से बना बंध। उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। उप सहसंयोजी बंध कहलाता है। इसको दूसरी तरह से भी परिभाषित करते हैं कि जब एक परमाणु का इलेक्ट्रॉन युग्म का दूसरे परमाणु के साथ साझे से बंध बनता है, तो इसे उप सह संयोजी बंध कहते हैं। यहां पर देखिए कुछ इस तरह का बंध होता है कि नाइट्रोजन के अंतिम कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास 5। आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पे आप चेक कर लीजिएगा। नाइट्रोजन के अंतिम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें एक युग्मित 3 अयुग्मित। ये 3 अयुग्मित है वो सहसंयोजी बंध के द्वारा हाइड्रोजन के साथ बंध बना लेते हैं। ये NH3 का संरचना है। बोरॉन के अंतिम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन होता है और ये फ्लोरीन के साथ संयोग कर सहसंयोजी बंध बना करके ये भी जुड़ जाते हैं ऐसे। अब ये देखें कि इसके अंतिम कोश में टोटल इलेक्ट्रॉन हुआ 2, 2 4, 2 6, 2 8। हर एक बंध में इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होता है। यहां पर 2, 2 4 और 2 6। इसका अष्टक तो पूर्ण है लेकिन इसका अष्टक पूर्ण नहीं है। तब इस स्थिति में होता यह है कि ये नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन युग्म इसके तरफ साझा करता है, तो इस बंध को हम ये दाता परमाणु से ग्राही परमाणु की तरफ इलेक्ट्रॉन युग्म की तरफ एक तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं। इसे तीर के निशान द्वारा दर्शाते हैं, तो ये उप सहसंयोजी बंध को दर्शा रही है। ये तीर का निशान उप सहसंयोजी बंध को दर्शाता। अब इस चीज को बहुत डिटेल में पढ़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको केमिकल बॉन्डिंग में हमें पढ़ना होगा और बहुत कुछ सीखना होगा, तब जाकर के ये टॉपिक अच्छे से समझ में आएगा। फिलहाल विद्युत संयोजी और सहसंयोजी बंध को समझ जाते हो तो फिर उप सहसंयोजी बंध समझना बहुत आसान है, लेकिन तब जब इसके लिए पूरा एक क्लास और देना पड़ेगा। बहुत कुछ सीखना पड़ता है बेटा, बहुत कुछ जानना पड़ता है किसी एक चीज़ को जानने से पहले। ये नहीं कि ये यार मेरे को आयनिक बंध पढ़ा दो हो गया, ऐसा नहीं होता। आयनिक बंध से पहले संयोजकता जानना पड़ेगा, धातु जानना पड़ेगा, अधातु जानना पड़ेगा। तो सारी प्रकृति को समझने के लिए, सारी चीज़ों को समझने के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। और अगर आप ये नहीं करते हो तो ये समझ लो कि यार वो तो रट्टा हो गया, और रट्टा जहाँ हुआ तो बस क्षणिक है। जो रटे वही आया तो लिखे, उसके वही आया पर घुमा दिया तो नहीं लिखे, और नहीं लिखे तो फेल। और एक बात और, फेल और पास तो उसी साल के लिए है, लेकिन आगे की पढ़ाई पर अगर हमने आज नहीं सीखा तो आगे की पढ़ाई बर्बाद हो जाती है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि पढ़ाई करो, रेगुलर पढ़ो, रोज समझो, लेकिन बेहतर क्लास के साथ। तो हमने बताया था
कौन सा? हमने बताया था स्टार बैच 2 के बारे में, पूरी जानकारी आपको दिया था। तो इसमें आप हमें ज्वाइन करिए तो ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट आपके सामने आने वाला है। हमारी पढ़ाई आपको पता है कि हम कैसे पढ़ाते हैं, आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और लाइक तो बनता ही है बच्चों, क्योंकि हम इतनी मेहनत से आपके पास बनाते हैं। मैं नहीं कहूँगा कि कोई मेहनत नहीं करता होगा, हर बंदा जो वीडियो डाल रहा है मेहनत करता है, पर हमारी मेहनत आपके लिए पूरी ईमानदारी के साथ ही कि आपको देंगे बेहतरीन रिजल्ट। सिर्फ घुमाने का काम नहीं करेंगे, ये कर लो वो कर लो, हम कहेंगे जो करना है वही बोलूँगा, बेहतरीन बोलना है। ठीक है, तो चलिए साहब, अच्छा पढ़ाई करने, अच्छा आगे बढ़ें, बस इतना ही कहूँगा। आज की क्लास यहीं पे समाप्त करूँगा। नमस्कार, धन्यवाद। मैं समझूंगा कि आप मुझे कॉल करने वाले हैं इन नंबर पर, तो ज़रूर कॉल करिए। धन्यवाद।